तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ली ज़ेंग की सोल जब वो उसकी बॉडी से निकलकर बाहर जा रही थी तो उसकी कॉन्शियसनेस से वो ड्रैगन बाहर निकल आता है और वो फौरन से उसकी सोल को वापस नीचे ले आता है, जिसके बाद वो ली ज़ेंग से कहता है कि वो अपनी सोल को रीशेप कर सकता है। इसके लिए बस उसे उस ड्रैगन के लाइफ सोर्स को इस्तेमाल करके किसी तरह अपने सेट वापस जाना होगा। मगर ली ज़ेंग उस लाइफ सोर्स को अपने आप को रिवाइव करने के बजाय हान फेंग को रिवाइव कर देता है, जिसकी वजह से वो उसकी मेरिडियंस को भी ठीक कर देता है और उसकी अपनी सोल वो पूरी तरह से इरेज हो जाती है। ये देखने के बाद हान फेंग वो ली ज़ेंग की बॉडी को लेकर फौरन से ज़ुरोंग सिटी जा रहा होता है। वहां पर हमें दिखाया जाता है एक ऐसी लड़की होती है जो कि कुछ ऐसे ग्रीन कप्स लेके खड़ी होती है और लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग अपने आंसुओं के जरिए इस कप को भर दोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दूंगी। वहां पर एक बंदा उससे चीटिंग करने की कोशिश करता है तो वो लड़की से देख लेती है, जिसके बाद वो उसका पीछा करती है तो वो लड़का भागते भागते अचानक से एक रिवर के पास पहुंच जाता है जहां पर हान फेंग ली ज़ेंग को लेकर पहुंचा हुआ था। वहां पर आते ही अचानक उस लड़की का ब्रेसलेट उसके हाथ से गिर जाता है तो वो ब्रेसलेट सीधा ली ज़ेंग की बॉडी की तरफ चला जाता है और ली ज़ेंग की बॉडी अपने आप ही उस ब्रेसलेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। ये देखकर वो लोग भी समझ नहीं पाते कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ये ब्रेसलेट अपने आप यहाँ पर कैसे आ गया और वो बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों कर रही है। हान फेंग कहता है कि ये क्या चल रहा है, जिसके बाद वो लड़की कहती है कि वो मेरे ब्रेसलेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है। ये देखकर हान फेंग को लगा कि शायद ली ज़ेंग की बॉडी वो अपने आप ही रिवाइव होगी, मगर वो लड़की अपना ब्रेसलेट लेने के लिए जैसे आगे बढ़ती है तो हान फेंग उसे फौरन से रोकता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो मेरा ब्रेसलेट है और मैं उसे वापस ले रही हूँ। मगर हान फेंग कहता है कि वो ब्रेसलेट शायद मेरे दोस्त की जान बचा सकता है, जिस पर वो लड़की कहती है वो मेरे सेट का कीमती ट्रेजर है, वो मैं ऐसे ही नहीं दे सकती। इतना कहते ही वो फौरन से हान फेंग को वापस धकेलते हुए दूर हटा देती है और खुद वापस उसकी तरफ आते हुए एक जोरदार एनर्जी पाल्म अटैक करती है तो हान फेंग उसकी पाल्म अटैक को फौरन से अपने पाल्म अटैक के साथ रोक देता है और दोनों ही एक दूसरे को अपनी एनर्जी के साथ पुश करने की कोशिश करते हैं। जहां वो लड़की ये देखकर हैरान होती है कि इस लड़के की स्ट्रेंथ तो काफी लाजवाब है, मगर उसके बावजूद भी वो हान फेंग को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाती है और फौरन से ली ज़ेंग की तरफ आगे बढ़ती है। ये देखकर हान फेंग भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो फौरन से उस ब्रिज में मौजूद लकड़ी के टुकड़े को ऊपर उठाता है और उसे जोरदार किक मारते हुए सीधा उस लड़के की तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की फौरन से ली ज़ेंग को छोड़कर अपने आप को बचाने के लिए उन अटैक्स को डॉज करते हुए नीचे एक बेम्बू शिप के ऊपर आ जाती है, एक बेम्बू बोर्ड के ऊपर आ जाती है। तो फिर हान फेंग भी उससे मुकाबला करने के लिए उसी बोर्ड के ऊपर आ जाता है और वो लड़की कहती है कि इसकी फोर्स देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी फिफ्थ हेवन रियलम में है, मगर ये मेरी वर्ड स्पिरिट कर्स को फोर्सली ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। मगर वो देखती है कि उसके स्पिरिचुअल ब्रेसलेट की एनर्जी काफी हद तक एब्जॉर्ब हो चुकी है तो वो फौरन से अटैक करते हुए हान फेंग को डॉज करते हुए वहां से सीधा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है तो हान फेंग उसे पकड़कर वापस पीछे खींच लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस ट्रेजर की पूरी कीमत दे दूंगा, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। मगर वो लड़की कहती है क्या तुम मुझे इसके लिए पे करोगे? तो फिर हान फेंग उसे बताता है कि हाँ, शायद तुम्हारा एक ही ऐसा ट्रेजर है जो कि मेरे दोस्त की जान बचा सकता है। मगर वो लड़की कहती है कि मैं इस ट्रेजर के जरिए अपने सेक्ट के एक सीक्रेट ट्री को बचाना चाहती हूँ। इतने में वो लोग देखते हैं कि अचानक से ली ज़ेंग की बॉडी वो अपने आप ही ठीक होना शुरू हो गई है और उसे होश आने लगा है, जिस पर वो लड़की कहती है कि इसे होश तो आएगा ही क्योंकि इसने बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। हमें दिखाया जाता है वहां पर हर जगह आइस फैलना शुरू हो जाती है और पूरा का पूरा आइस माउंटेन क्रिएट हो जाता है, जिसमें ली ज़ेंग की बॉडी वो एक माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे आ जाती है और जब वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो ब्रेसलेट फौरन से वहां से नीचे गिर रहा होता है। ये देखते ही वो लड़की फौरन से उस ब्रेसलेट को जाकर पकड़ लेती है, जिसके बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसके अपने सेक्ट के एक सीक्रेट ट्री की थी। उस सीक्रेट ट्री उसे बता रहा होता है कि हमारे ग्रेट 4 सेक्ट्स में से सिर्फ हमारा ही एक ऐसा सेक्ट है जो कि सीक्रेट ट्री की मेरिडियंस को कल्टीवेट करता है। हम लोग इस अर्थ के साथ ही ब्रीथ करते हैं, मगर बदकिस्मती से शिया किंगडम में अब एक बहुत बड़ी पनिशमेंट अपीयर होने वाली है और 9 स्पिरिचुअल वेन्स वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली है, जिसकी वजह से सीक्रेट ट्री वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी खोता जा रहा है। इसीलिए मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते तुम्हें एक चीज ही ऑफर कर सकता हूँ कि मैं अपनी लाइफ इस डिजास्टर को रोकने के लिए तुम्हें दे दूं। तुम मुझे
रिवाइव करने की सिर्फ और सिर्फ आखिरी उम्मीद हो। ये कहने के बाद वो उसे एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि ये एक 7 इमोशन चेन ब्रेसलेट है जिसे मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम एनर्जी के साथ फॉर्म किया है। तुम इसके जरिए लोगों के प्योर 7 इमोशंस के आंसुओं को कलेक्ट कर सकती हो। ये आंसू कोई नॉर्मल वाटर नहीं होते, इनके जरिए तुम सीक्रेट ट्री को ज्यादा देर तक उसकी रियल कंडीशन में उसे रिवाइव कर सकती हो। इसीलिए आज से तुम्हारा यही मिशन है कि तुमने 7 इमोशंस आंसुओं को इकट्ठा करना है ताकि तुम आगे चलकर अपने सीक्रेट ट्री को बचा सको। जब तुम लौट कर वापस आओगी तो उम्मीद है कि तुम्हारा मास्टर वो सीक्रेट ट्री से आजाद हो चुका होगा। ये याद आने के बाद वो लड़की कहती है सब कुछ खत्म हो गया, सारी एनर्जी बेकार में जाया हो गई। मगर हम लोग यहाँ पर ली ज़ेंग को देखते हैं, वो उस आइस के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हर जगह आइस और फ्लावर्स बिखर जाते हैं। और ली ज़ेंग जैसे आंखें खोलता है तो वो खुद भी हैरान होता है, वो अभी भी जिंदा था और वो अभी अपने सामने हान फेंग को देखता है तो वो हल्की सी स्माइल करता है, जिसके बाद उसका वो छाता उसके पास वापस आ जाता है और हान फेंग वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तो ली ज़ेंग भी फौरन से उसी बोर्ड के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा फ्लावर्स क्यों हैं? तो हान फेंग कहता है कि ये फ्लावर्स तो सिर्फ तुम्हारे रीइंकार्नेट की खुशी में यहाँ पर लाए गए हैं। ये फ्लावर तो तुम्हें दोबारा से वेलकम करने के लिए यहाँ पर खुद से आए हैं। मगर इतने में वो लड़की कहती है कि अभी इतना भी जल्दी खुश मत हो जाओ, अभी बहुत कुछ बाकी है। मेरे हार्ट सेक्ट की एनर्जी वो किसी भी एविल एनर्जी के साथ इतनी आसानी से मर्ज नहीं हो पाती। तुम्हारा ये दोस्त रिवाइव तो हो गया है मगर अभी भी इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपना एक स्पेल यूज करती है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी एनर्जी को जैसे ही ली ज़ेंग की बॉडी के साथ कनेक्ट करती है तो हमें उसके गले में मौजूद वो स्वॉर्ड का मार्क अभी भी नजर आ रहा होता है। और वो लड़की उन लोगों को बताती है कि इसकी बॉडी में मौजूद वो ब्लैक थॉर्न अभी भी मौजूद है और इसने जो मेरी प्योर एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो एनर्जी 3 दिन के बाद इसकी एविल फोर्स के साथ क्लैश कर जाएगी और इसकी बॉडी एक धमाके की तरफ फट कर बिखर जाएगी, जिसके बाद इसकी सोल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सुनकर हान फेंग उससे कहता है कि क्या इस ब्लैक थॉर्न को निकालने का कोई आसान तरीका नहीं है? क्या इससे ली ज़ेंग की फाउंडेशन तो डैमेज नहीं हो जाएगी? ये सुनने के बाद वो लड़की उनसे कहती है कि तुम लोगों को अगर इसके बारे में पता नहीं था तो तुम लोगों को वो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं तुम लोगों की बस एक मर्तबा ही हेल्प करूंगी। एक मर्तबा इसके गले से वो ब्लैक थॉर्न निकल गया तो उसके बाद मैं तुम लोगों की शक्ल भी देखना नहीं चाहूंगी। जिसके बाद ली ज़ेंग उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बॉडी में मौजूद ब्लैक थॉर्न को निकाल देती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरा टाई सेक्ट वो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हें वापस कर देगा और तुम्हारे हार्ट सेक्ट की जितनी भी प्योर एनर्जी थी वो तुम्हें वापस मिल जाएगी। ये देखकर वो लड़की काफी सरप्राइज होती है और कहती है कि मैं इसकी बॉडी से अपनी एनर्जी नहीं निकाल पा रही, लगता है कि नॉर्मल मेथड्स के जरिए मैं अपनी एनर्जी को वापस रिस्टोर नहीं कर पाऊंगी। मुझे इसकी बॉडी से अगर वो ब्लैक थॉर्न निकालना है तो इसके लिए मुझे कुछ ज्यादा ही पावरफुल एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है। अगर हमारे पास प्योर यांग एनर्जी हो तो वो इस ब्लैक थॉर्न को निकालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी, क्योंकि सुप्रीम यांग एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है और वो उस ब्लैक थॉर्न को पूरी तरह से जलाकर राख कर देगी, यहाँ तक कि उस ब्लैक थॉर्न की सारी रूट्स तक को खत्म कर देगी। ये बात हान फेंग को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, मगर वो लड़की कहती है कि हमें बस एक फैंटम बीस्ट चाहिए, एक ऐसा बीस्ट जिसके पास प्योर यांग एनर्जी हो। ये सुनकर ली ज़ेंग कहता है कि प्रिमोडियल प्योर यांग बीस्ट मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। जिसके बाद हान फेंग कहता है कि प्रिमोडियल बीस्ट में बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल बीस्ट हैं जिन्हें एंशिएंट क्लान के साथ कंबाइन किया जाता है, जो कि एंशिएंट ब्लड लाइन रखते हैं और उन्हें एंशिएंट ब्लड लाइन के जरिए ही मैनिफेस्ट किया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास ज़ूरोंग सिटी है और हम लोग यहाँ पे सबसे करीब ज़ूरोंग पैलेस में जाकर वहाँ पे मौजूद ज़ूरोंग वर्मिलियन बर्ड को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। उसके जरिए हम लोग उसकी पावर को यूज करके तुम्हारी बॉडी को ठीक कर देंगे। ये कहते ही वो जैसे ही ज़ूरोंग पैलेस की तरफ जाने लगता है तो वो लड़की उसे रोक लेती है और कहती है कि जरा एक मिनट रुको, क्या तुम जानते नहीं हो ज़ूरोंग बर्ड ने खुद को पर्सनली आज से कई साल पहले एक जगह सील कर दिया था। ज़ूरोंग किंग ने उसे आज से कई साल पहले अपने पैलेस के अंदर सील कर दिया था। इसलिए अब अगर हम लोगों को ज़ूरोंग सिटी में वर्मिलियन बर्ड को ढूंढना है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि वर्मिलियन बर्ड तो सिर्फ और सिर्फ ज़ूरोंग पैलेस के अंदर है और मुझे नहीं लगता कि उस पैलेस तक जाना इतना आसान होगा। पर मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान है। ये सुनकर वो दोनों लड़के हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो लड़की उन्हें अपने पास बुलाती है और उन्हें बुलाकर कहती है
कि क्यों ना हम लोग उस पैलेस में घुसकर उस वर्मिलियन बर्ड को चुरा लें। ये बात उन दोनों लड़कों को हैरान कर देती है, मगर वो लड़की उन्हें बताती है कि कल न्यू ईयर इवेंट शुरू होने वाला है और जितनी भी ज़ुरोंग पैलेस की आर्मी है वो इस इवेंट में लोगों की प्रोटेक्शन पर फोकस करेगी और पैलेस की प्रोटेक्शन कम हो जाएगी। मैं जानती हूँ किस टाइम पे उनकी आर्मी शिफ्ट होती है और उसी टाइम पे हम लोग उस पैलेस के अंदर आसानी से घुस पाएंगे। अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस पैलेस के अंदर घुसना हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। वैसे भी हम सारे ही लोग यहाँ से काफी दूर से आए हैं और हमारा एक मिशन है और उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हमें हर हाल में इस सिचुएशन से निकलना ही होगा। और क्योंकि इस वक्त हम तीनों ही एक ही तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो हमारे लिए बेहतर यह है कि हम तीनों ही एक साथ मिलकर काम करें। वैसे मेरा नाम लुवोलिंग है। हम तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो हमारी पावर कई गुना बढ़ जाती है और हम लोग किसी भी चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं। बताओ क्या तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम लोग मेरे साथ चल सको। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि न्यू ईयर में पूरे शहर में खुशियां मनाई जा रही होती हैं और हर जगह हमें फायरवर्क दिखाया जा रहा होता है और हान फेंग वो एक माउंटेन के ऊपर बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। जिसके बाद ली जिंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि पूरा शहर न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहा है और न्यू ईयर के लिए प्रे कर रहा है, मगर तुम अकेले यहाँ पर बैठे हुए हो। क्या तुम कोई सेलिब्रेशन नहीं करोगे? तुम्हें तो लोगों के बीच में जाकर खुशियां मनाना काफी ज्यादा पसंद है। मगर हान फेंग कहता है कि लुवोलिंग ने बताया था कि माउंटेन में इस जगह बैठकर इस फायरवर्क को देखने का अलग ही मजा आता है। जिसके बाद ली जिंग वो उस फायरवर्क की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी टाइसेक के अंदर गुजारी है और वहां पर काफी खामोशी और सन्नाटा होता है। मैंने कभी भी इतना शोर शराबा नहीं देखा, न ही इतने ग्रैंड लेवल की कोई सेरेमनी देखी है। मगर हान फेंग कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, एक मर्तबा वर्मिलियन बर्ड हम लोगों को मिल गया तो उसके बाद हम लोग तुम्हारी बॉडी में मौजूद ब्लैक थॉर्न को भी निकाल देंगे। जिसके बाद तुम जब चाहो अपने सेक्ट वापस जा सकते हो। मगर ली जिंग उसे बताता है कि असल में शिया डायनेस्टी के सिंस वो बहुत ही गहरे हैं और उनके सिंस की वजह से ही बहुत जल्द यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। और मेरे मास्टर ने पहले से ही देख लिया था कि 9 सिटीज पर 9 ग्रेट डिजास्टर्स अपीयर होने वाले हैं और उन्होंने मुझे ये मिशन दिया है कि मुझे इस डिजास्टर से लोगों को बचाना है। तो मेरे पास तो एक मिशन है जिसके लिए मुझे एक लंबी जर्नी तय करनी है और फिलहाल तो सेट वापस जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर तुम बताओ कि आखिर तुम इतने चुप चुप क्यों हो? तो हान फेंग कहता है कि ली जिंग तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा देर तक अपनी सच्चाई छुपाना नहीं चाहता। मैं असल में ग्रेट शेंग डायनेस्टी का क्राउन प्रिंस हूँ। ये बात तो ली जिंग को भी हैरान कर देती है कि ये लड़का एक क्राउन प्रिंस है। वो हान फेंग से कहता है अगर तुम एक क्राउन प्रिंस हो तो फिर तुम यहाँ वहाँ धक्के क्यों खा रहे हो? तुम्हें तो वापस जाना चाहिए। तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर हान फेंग उसे बताता है कि मैं शेंग डायनेस्टी छोड़कर भाग आया हूँ। क्या तुम जानते हो मेरा सरनेम यूशेन क्यों है? तो ली जिंग सर हिलाते हुए कहता है मुझे नहीं मालूम। तो हान फेंग उसे अपनी स्टोरी बताता है कि मेरी मदर वो यूशेन किंगडम से बिलोंग करती थी और मेरा फादर वो शेंग डायनेस्टी से बिलोंग करता था। मुझे अच्छी तरह से याद है पास्ट में ग्रेट शेंग डायनेस्टी के मास्टर्स ने ड्रैगन नेल्स को यूज करते हुए शेंग डायनेस्टी को सप्रेस करने की कोशिश की थी ताकि वो लोग इस बड़े से डिजास्टर से अपने आप को बचा सके। मगर यूशेन ट्राइब वो कभी भी किसी के आगे सप्रेस नहीं होना चाहता था, ना ही वो किसी के आगे झुकने वाला था। इसीलिए ग्रेट शिया सिटी ने अपने सारे सोल्जर्स को भेजकर यूशेन ट्राइब पर हमला कर दिया था। उन लोगों ने हर एक को चुन चुनकर मार दिया। न सिर्फ उन लोगों ने बच्चों को भी मारा बल्कि उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स तक को भी मार दिया और हमारे एंसेस्ट्रल हॉल को भी पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया। यही वजह है कि मैं शिया किंगडम का नया रूलर नहीं बनना चाहता। मैं उस ग्रेट शेंग डायनेस्टी का हिस्सा नहीं बन सकता जो कि शिया किंगडम के अंडर में काम करता है। मुझे लगा कि शायद मैं अपनी बॉडी में मौजूद ड्रैगन नेल्स को अगर निकाल देता हूं तो मैं अपनी बॉडी में मौजूद डार्क बीस्ट को रिलीज कर सकता हूं। अगर मैं उन ड्रैगन नेल्स को अपनी बॉडी से रिलीज कर देता तो मुझे ज़ुरोंग सिटी में उस वर्मिलियन बर्ड को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर ली जिंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द और तकलीफ समझ पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ तुमने अपनी किस्मत से लड़ने का फैसला किया हुआ है और तुम आगे चलकर अपनी बॉडी में मौजूद डार्क बीस्ट को समन करने में कामयाब हो जाओगे और एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम ग्रेट शिया किंगडम के सामने खड़े होकर उन्हें ललकार सकोगे। ये सुनकर
हानफेंग बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी बॉडी में मौजूद ब्लैक थॉर्न को निकालने के लिए अपना पूरा जोर लगाऊंगा। एक बार तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ तो उसके बाद तुम अपने सेक्ट के सारे मिशंस कंप्लीट कर सकते हो। और मैं जानता हूँ तुम एक नेक काम के लिए निकले हुए हो और तुम लोगों को तकलीफ से बचाना चाहते हो, इसीलिए मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए हम लोग हमेशा एक साथ मिलकर ही उससे लड़ेंगे। इतना कहने के बाद वो दोनों दोबारा से उस फायर वर्क को देखते हैं और फिर हानफेंग कहता है कि नया साल मुबारक हो, जिस पर ली जिंग भी उससे कहता है कि तुम्हें भी नया साल मुबारक हो। अगले सीन में हमें जुरोंग पैलेस में एक मास्टर को दिखाया जाता है जिसके हेयर्स वो रेड फ्लेम्स की तरह होते हैं और उसके हाथ में हानफेंग का एक स्केच होता है। वो बंदा वहां पर एक सर्वेंट भी होता है और वो अपने मास्टर को बताता है कि आज से 15 दिन पहले शुहुआ सिटी में एक लड़के ने अपनी बॉडी के अंदर से ड्रैगन नेल्स को निकाला है और उस लड़के का सरनेम यूशेन है। और सुनने में आया है कि उस यूशेन हानफेंग का सुनने के बाद ग्रेट शिया किंगडम के जनरल के अंदर दोबारा से बदले की आग भड़क गई है और वो दोबारा से उस प्रिजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ग्रेट शिया किंगडम के जनरल का नाम सुनते ही वो कहता है कि अच्छा तो वो गान हो वो फिर से रिवाइव करना चाहता है। आज पता चला कि वो 18 साल पहले अचानक से गायब कैसे हो गया था। उसने खुद को ही गिरफ्तार करवाकर यूडो परगेटरी माउंटेन में लॉक करवा दिया था। इतने में हमें वहां पर एक और बंदे को भी दिखाया जाता है और वो वहां पर आकर कहता है कि मास्टर आपको जो कहानी बताई गई है वो आधी सच है और आधी झूठ है। आपको जिस यूशेन ग्रैंडसन की बात बताई जा रही है वो असल में शेंग डायनेस्टी के चेन टांग का ग्रैंडसन है। उसके फादर का नाम कोंगशेन है और वो बचपन से ही अनाथ है। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि यकीन नहीं आता कि एक बच्चा जो कि 18 साल पहले उस वार में सरवाइव कर गया था वो आज ड्रैगन लॉकिंग नेल्स अपनी बॉडी में लिए फिर रहा है। अगर उसकी बॉडी से वो ड्रैगन लॉकिंग नेल्स हटा दिए तो उसकी सारी की रिलीज हो जाएगी और उसकी बॉडी में मौजूद एविल बीस्ट वो बाहर आ जाएगा। मगर ग्रेट शिया किंगडम का गानहू वो 18 साल से इसी लड़के का इंतजार कर रहा था और उसने 18 साल तक उस परगेटरी माउंटेन में न जाने कितना टॉर्चर बर्दाश्त किया होगा। आज उसके अंदर इतनी नफरत और इतना गुस्सा भर गया है कि अगर ये लड़का उसके सामने चला गया तो शायद वो जनरल इसकी हड्डी पसली तोड़ कर रख देगा। मगर उसके बावजूद भी शायद उसका गुस्सा कम नहीं होगा। मुझे बताओ कि आखिर वो ड्रैगन लॉकिंग नेल वाला लड़का इस वक्त कहां पर है। जिसके बाद वो लोग उस एम्परर को बताते हैं कि वो लड़का कोल्ड रिवर से सफर करते हुए सीधा जुरोंग सिटी में आया है और इस वक्त वो हमारे जुरोंग बॉर्डर के अंदर ही मौजूद है। ये सुनते ही वो एम्परर उनसे कहता है उस लड़के को फौरन से पकड़कर मेरे जुरोंग पैलेस में लेकर आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रात का वक्त होता है और हानफेंग, लिवु लिंग और ली जिंग तीनों एक साथ मिलकर वो जुरोंग पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि रात के वक्त सब लोग सो रहे होते हैं और बाकी लोग न्यू ईयर का फेस्टिवल मनाने बिजी होते हैं, इसीलिए किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो चोरी छुपे जुरोंग पैलेस के करीब जाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वो लोग एक छत के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं और वहां पर लिवो लिंग उन लोगों को बताती है कि यहाँ से आगे पहरा काफी ज्यादा सख्त है मगर मुझे पता है कि कब यहाँ से गार्ड्स की शिफ्ट चेंज होने वाली है, हम लोग उसी टाइम पर ही यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फौरन से वहां से आगे की तरफ जाते हैं तो वो रास्ते में मौजूद वॉरियर्स को पकड़कर उन पर अटैक करते हुए उन्हें बेहोश करके नीचे गिरा देते हैं। इसी तरह वो लोग चुपकर उन गार्ड्स के पास पहुंचकर फिर से उन पर हमला करते हैं जिससे वो उन्हें बेहोश करते हुए आराम से आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके स्किल्स और स्पीड काफी ज्यादा अच्छे होते हैं जिसकी वजह से वो आराम से उन गार्ड्स को टेक ओवर करते जा रहे थे और उन्हें रोकने वाला कोई भी मौजूद नहीं था, ना ही किसी को पता चला था कि यहाँ पर क्या हुआ है। इसी तरह वो लोग उस जुरोंग पैलेस के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले थे मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक क्रॉप बर्ड होता है जो कि उन लोगों पर नजर रख रहा था और वो क्रॉप बर्ड वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर एक वॉरियर के पास जाता है। वो वॉरियर जब अपने हाथ में मौजूद हानफेंग का स्केच देखता है तो वो समझ जाता है कि ये वही लड़का है। जिसके बाद वो उस इंफॉर्मेशन को लेकर फौरन से वहां से चला जाता है और हम देखते हैं हानफेंग वो अपने दोस्तों के साथ जैसे ही एक पैलेस के अंदर आता है तो वो लोग देखते हैं कि वो पैलेस तो अंदर से पूरा खाली पड़ा हुआ है। जिस पर वो लड़की उन्हें बताती है यहाँ पर वर्मिलियन बर्ड होना चाहिए था मगर लगता है कि शायद यहाँ पर वर्मिलियन बर्ड नहीं है बल्कि ये जगह कोई ट्रैप है। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं तो अचानक से जमीन हिलना शुरू होती है और हानफेंग फौरन से उन लोगों को वहां से पीछे हटाता है और वो
लोग देखते हैं कि वहां अचानक से एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर ओपन हुआ है और जमीन के अंदर से कोई चीज बाहर आने लगी है। देखते ही देखते जब वो चीज बाहर आती है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके चारों तरफ कुछ लावा मॉन्स्टर्स होते हैं। उन्हें वहां पर देखते ही वो लड़की कहती है लगता है कि शायद ये यहाँ के गार्डियंस हैं। मेरे ख्याल से हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए वरना हमारी आइडेंटिटी के बारे में सबको पता चल जाएगा। मगर वो जैसे पीछे हटती है तो यहाँ पर हान फेंग वो दरवाजा बंद कर देता है और उस लड़की से कहता है कि अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो फिर पीछे हटने का क्या फायदा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।